हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं 15 जुलाई 2020 के द हिंदू अपडेट्स। और मेरा नाम है संदेश गर्ग। लेट्स गो ऑन। अरे ये क्या, बाबू ये कहाँ से आ गए बीच में। और ये क्या कह रहे हैं, छी छी छी। सवेरे सवेरे मेरे को यही देखने का है क्या। अरे बाबू भैया कैसी बात कर रहे हैं, आपको देखना तो पड़ेगा, यूपीएससी क्रैक करने का सवाल है। चलिए लेट्स स्टार्ट। देखिए पहली न्यूज़ हमारे पास है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ने कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं, गाइडलाइंस निकाली है जिसका नाम है प्रज्ञता गाइडलाइंस। प्रज्ञता गाइडलाइंस फॉर डिजिटल एजुकेशन, ये डिजिटल एजुकेशन के लिए कुछ गाइडलाइंस हैं। यहाँ स्कूल ड्यूरेशन को लिमिट किया गया है। अभी आप जैसा जानते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस लग रही हैं सभी स्कूल्स की। ऑनलाइन क्लासेस और डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ने हेल्थ इश्यूज़ को ध्यान में रखते हुए क्लास 8 तक के बच्चों के लिए 1.5 आवर्स पर डे ऑनलाइन क्लासेस टाइम लिमिट लगाई है। वहीं क्लास 9 to 12 तक के बच्चों के लिए 3 आवर्स पर डे का टाइम लिमिट रखा है। दिस गाइडलाइंस आर प्रिपेयर्ड बाय एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के द्वारा ये गाइडलाइंस प्रिपेयर की गई हैं। और ऐसा नहीं है कि ये गाइडलाइंस बाइंडिंग है। दिस गाइडलाइंस आर नॉट बाइंडिंग एंड स्टेट्स कैन फॉर्मुलेट रूल्स एज पर देयर लोकल नीड्स। अपनी अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग अलग अलग राज्य अपने अपने रूल्स फॉर्मुलेट कर सकते हैं। ये कुछ गाइडलाइंस लेकिन एमएचआरडी के द्वारा निकाली गई हैं। ओके। फ्लड्स इन आसाम एंड काजीरंगा नेशनल पार्क। अभी आप रिसेंटली सुन ही रहे होंगे कि आसाम के अंदर फ्लड बाढ़ आई है और बाढ़ आपको देखने को मिलेगी आसाम के अंदर अभी। तो आज न्यूज़ थी कि काजीरंगा नेशनल पार्क में से कुछ टाइगर्स को रेस्क्यू किया गया है। अब ये काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है, काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम के अंदर है। और इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हम जान लेते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क 1905 में इस्टेब्लिश किया गया था एज अ रिजर्व फॉरेस्ट। और ये कार्बी एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट है, आसाम का एक ज़िला है कार्बी एंगलोंग, वहाँ पर लोकेटेड है। इसको 1950 में एज काजीरंगा नेशनल पार्क रीनेम कर दिया गया था। और 1980s में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया था। एक एनजीओ है वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल एक एनजीओ है, उसके द्वारा अलग अलग इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क्स और बायोस्फीयर रिजर्व्स को एज अ बर्ड एरिया डिक्लेयर किया जाता है। तो उसी के तहत काजीरंगा नेशनल पार्क को भी इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया डिक्लेयर किया गया है बाय बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। काजीरंगा नेशनल पार्क वन हॉर्न राइनोसेरोस के लिए फेमस है, जैसा कि आप पीछे डायग्राम में देख पा रहे हैं इमेज में। वन हॉर्न राइनोसेरस यहाँ पर देखने को मिलता है काजीरंगा नेशनल पार्क में। ये IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरी में आता है। हमारे पास तीसरा आर्टिकल जो है वो है, हाई कोर्ट टेल्स NCDC टू सबमिट रिजल्ट्स एनालिसिस ऑफ सीरो सर्वे। अब ये NCDC क्या है और सीरो सर्वे क्या है, ये सब अपन देखेंगे। पहले आप न्यूज़ को समझ लीजिए क्या चीज़ है ये। NCDC को ऑर्डर्स दिए गए हाई कोर्ट के द्वारा, दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा, कि जो आपने सर्वे किया है सीरो सर्वे, उसका जो एनालिसिस है उसकी रिपोर्ट आप सबमिट कीजिए। तो सबसे पहले अपन समझ लेते हैं कि सीरो सर्वे क्या होता है। सीरो सर्वे इन्वॉल्व्स टेस्टिंग ऑफ ब्लड सीरम ऑफ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स एंड दिस विल बी यूज्ड टू मॉनिटर ट्रेंड्स इन प्रेवलेंस ऑफ SARS-CoV-2 इन्फेक्शन एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। देखिए अभी कोरोना वायरस के कम्युनिटी ट्रांसमिशन के बात की जा रही है, कम्युनिटी लेवल पर ट्रांसमिशन हो रहा है कोरोना वायरस का, तो उसी को चेक करने के लिए कुछ सर्वे किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक कॉलोनी है, उसके अंदर अलग अलग एरिया है, और कॉलोनी को या किसी एरिया को डिवाइड कर दिया जाता है अलग अलग ग्रुप्स में। और फिर उन ग्रुप्स के जो लोग होते हैं उनका ब्लड टेस्ट किया जाता है, ब्लड सीरम टेस्ट किया जाता है। और फिर उसके बाद ट्रेंड देखा जाता है कि कोरोना वायरस का जो ट्रेंड है वो कहाँ पर ज़्यादा है, कहाँ पर कम है। जो रिस्की एरियाज़ इसके थ्रू डिफाइन किए जाते हैं इस सर्वे के थ्रू। सीरो सर्वे आप बस इतना सा याद रखिए कि इसके अंदर सीरम की ब्लड के अंदर जो सीरम होता है उसकी टेस्टिंग की जाती है। फिर NCDC यानी नेशनल सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल,
यूपीएससी में अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो बॉडीज़ लगातार न्यूज़ में होती हैं उनके ऊपर। तो रिसेंटली नेशनल सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल भी लगातार न्यूज़ में है, तो हम उसके बारे में भी कुछ चर्चा कर लेते हैं। देखिए, इसको 1909 में हिमाचल प्रदेश में इस्टेब्लिश किया गया था। पहले इसका नाम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज़ था, बाद में इसका नाम बदलकर नेशनल सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल कर दिया गया। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का एक डिपार्टमेंट होता है। डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का जो डिपार्टमेंट है उसके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में होती है ये। हेडक्वार्टर्स इसके दिल्ली में है, और इसके फंक्शंस हम देखें तो ये एक डिसीज़ सर्विलेंस के लिए नोडल एजेंसी है और कम्युनिकेबल डिसीज़ को प्रिवेंट करने का काम करती है। ये कम्युनिकेबल डिसीज़ को जो प्रिवेंशन के मेथड्स प्रोवाइड करती है। ये लेबोरेटरी साइंस और पब्लिक हेल्थ के लिए मैन पावर को ट्रेन भी करती है, और कोई अगर डिसीज़ आउटब्रेक हो जाता है कंट्री के अंदर तो उसका इन्वेस्टिगेशन भी ये कंट्री करती है, ये ऑर्गेनाइजेशन करता है। देखिए, अब नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास है सेकंड प्लाज्मा बैंक एट दिल्ली, यानी दिल्ली के अंदर एक प्लाज्मा बैंक इस्टेब्लिश किया गया है। तो प्लाज्मा बैंक या प्लाज्मा थेरेपी क्या चीज़ है ये आप समझ लीजिए। प्लाज्मा थेरेपी क्या होता है? कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी। देखिए, कोरोना वायरस से जो रिकवर्ड पेशेंट हैं उनके अंदर कुछ एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, कल हमने एंटीबॉडीज़ के बारे में भी डिस्कस किया था कल के करंट अफेयर्स में। तो एंटीबॉडीज़ जिस पेशेंट के अंदर डेवलप हो गए हैं, उस रिकवर्ड पेशेंट से एंटीबॉडीज़ को लेकर जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके अंदर ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी। तो जो रिकवर्ड पेशेंट का प्लाज्मा है वो हेल्प करता है टू रिकवर द इल पेशेंट। द प्लाज्मा फ्रॉम रिकवर्ड पेशेंट इज टेकन एंड देन इंजेक्टेड इन क्रिटिकली इल पेशेंट्स। अब प्लाज्मा को दो तरीके के पेशेंट्स में ट्रांसफ़र किया जाता है। पहले ऐसे पेशेंट्स जो बहुत ही ज़्यादा बीमार हैं, सीवियरली इल पेशेंट्स, या ऐसे जो हायर रिस्क पर हैं जिनको कोरोना वायरस डिसीज़ हो सकती है। रिकवरी टाइम देखिए, इसमें जनरली आपको पता ही होगा कि कोविड-19 में जनरली रिकवरी टाइम 10 to 14 डेज़ का है। तो जो प्लाज्मा है उसको अर्ली स्टेज में इंजेक्ट कर दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि ये थेरेपी अभी पहली बार यूज़ हो रही है, ये थेरेपी पहले से यूज़ होती आई है। और स्वाइन फ्लू, H1N1, इबोला, स्पेनिश फ्लू, इन सभी बीमारियों के लिए, इन सभी डिसीज़ेज़ के लिए ये थेरेपी पहले यूज़ की जा चुकी है। अब देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट आस्क्ड ट्राई टू टेक एक्शन अगेंस्ट अनरजिस्टर्ड टेलीमार्केटर। तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, वो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कुछ एक्शन नहीं लिया अनरजिस्टर्ड टेलीमार्केटर्स के ख़िलाफ़। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने एक्शन लेने के लिए बोला है। तो हमें यहाँ पर ट्राई के बारे में जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये इस्टेब्लिश की गई थी 1997 में अंडर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट, इसलिए ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। अक्सर एग्ज़ाम के अंदर आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेंगे ऐसे कि ये बताइए स्टैट्यूटरी बॉडी है या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो आपको याद रखना है, ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसका काम है कि जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है, उनके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार करना और सर्विस प्रोवाइडर्स के बीच में फेयर कंपटीशन हो, उसको भी ये इंश्योर करती है। ट्राई was amended to establish Telecommunication Dispute Settlement and Appellate Tribunal. TRAI Act was amended to establish Telecommunication Dispute Settlement and Appellate Tribunal, यानी कि ट्राई एक्ट जो आया था 1997 में उसको अमेंड किया गया था और फिर एक अपीलेट ट्रिब्यूनल भी सेटअप की गई थी, डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए एक अलग से ट्रिब्यूनल सेटअप किया गया है जिसका काम होता है कि सर्विस प्रोवाइडर्स और कंज्यूमर्स के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट है या दो सर्विस प्रोवाइडर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया तो उसको रिजॉल्व करना। देखिए, लास्ट आर्टिकल हमारे पास है ICMR क्वेश्चन ऑन इटोलिजुमाब एंड टोसिलिजुमाब। तो ICMR क्या है पहले आप ये जान लीजिए। अच्छा, पहले ये समझ लीजिए कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, किस कॉन्टेक्स्ट में ये सब किया जा रहा है। देखिए, ICMR के बारे में अगर हम बात करें
तो ये बायोमेडिकल रिसर्च के लिए इंडिया के अंदर एक टॉप बॉडी है, एपेक्स बॉडी है। पहले हम न्यूज़ कॉन्टेक्स्ट को समझ लेते हैं कि आईसीएमआर ने ऐसा क्या कहा है। देखिए, अभी जो कोविड-19 वायरस है, कोरोना वायरस जो है, वो जब बॉडी पर अटैक करता है तो बॉडी के अंदर कुछ प्रोटीन्स रिलीज होते हैं और उनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, जिनके कारण कुछ डेथ्स भी हो रही हैं। तो पहले हम उस कॉन्टेक्स्ट को समझ लेते हैं, उस प्रोसेस को समझ लेते हैं क्या है वो। देखिए, साइटोकिन स्टॉर्म करके एक प्रॉब्लम देखने को मिल रही है ह्यूमन बॉडी के अंदर। सबसे पहले आप ये समझिए साइटोकिन क्या होता है। जैसे ही किसी पैथोजन ने, किसी बैक्टीरिया या वायरस ने आपकी बॉडी पर अटैक किया तो आपकी बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम है वो अलर्ट हो जाता है और फिर कुछ प्रोटीन्स रिलीज होते हैं। फिर वो प्रोटीन्स दूसरी सेल्स को भी अलर्ट कर देते हैं इम्यून सिस्टम की। तो ऐसे प्रोटीन्स जब अनकंट्रोलेबल हो जाते हैं, ऐसी सिचुएशन जब अनकंट्रोल्ड हो जाती है, यानी कि उनका रिलीज होता ही रहता है, वो रिलीज होते ही रहते हैं, देन उस कंडीशन को, उस सिचुएशन को हम बोलते हैं साइटोकिन स्टॉर्म। अब इससे प्रॉब्लम क्या हो सकती है? देखिए, प्रॉब्लम ये हो सकती है कि ये लो ब्लड प्रेशर का कारण बन सकता है। ह्यूमन बॉडी का ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, ब्लड वेसल इंजरी हो सकती है। अब साइटोकिन स्टॉर्म तो आपने समझ लिया, इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ ड्रग्स भी दिए जाते हैं। तो वो ड्रग्स हैं इटोलिजुमाब और टॉसिलिजुमाब। तो ये दो ड्रग्स इस साइटोकिन स्टॉर्म को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब इन्हीं को लेकर आईसीएमआर ने कुछ वार्निंग्स जारी की हैं। तो आईसीएमआर के बारे में हम जान लेते हैं। अब ये बायोमेडिकल रिसर्च के लिए एपेक्स बॉडी है। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च के अंडर काम करती है। इसके चेयरमैन यूनियन हेल्थ मिनिस्टर होते हैं। इसको इस्टेब्लिश 1911 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और ये कम्युनिकेबल डिसीजेज़ के कंट्रोल और मैनेजमेंट के लिए काम करती है, फर्टिलिटी कंट्रोल के लिए भी काम करती है, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ के लिए भी काम करती है और कंट्रोल ऑफ न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स के लिए भी काम करती है और भी कई सारे इसके फंक्शन हैं। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा क्या था साइटोकिन स्टॉर्म और आईसीएमआर। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको ये लेसन्स अच्छे लग रहे होंगे। अगर ये आपको पसंद आ रहे हैं तो बिल्कुल इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।